हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कूलम्स लॉ। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज कैसे डेवलप होता है कोई भी सब्सटेंस में, उसको पढ़ा था हमने, है ना। बहुत ही बेसिक बात किया था हमने। तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कूलम्स लॉ के साथ। तो हेडिंग डालो, कूलम्स लॉ। सर ये कूलम्स लॉ में क्या होता है, स्टेटमेंट बता दीजिए। नहीं भाई, ओ भाई ओ, हम पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट, लॉजिक को समझेंगे, कूलम्स लॉ कहना क्या चाहता है, फिर स्टेटमेंट देखेंगे, है ना। अरे भाई चलो, तो फिर पहले डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट लॉजिक। तो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए हम क्या लेते हैं, दो चार्ज लेते हैं। देखो चार्ज के बारे में मैं बेसिक बेसिक बातें बता देता हूँ। चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। हाँ भाई, एक और चीज जान लो कि सिमिलर चार्ज क्या करेगा, सिमिलर चार्ज रिपेल करता है भाई। सर क्या करता है, रिपेल। मतलब अगर दो सेम सेम चार्ज आमने सामने आएगा तो ये दोनों रिपेल करेगा। काहे, अरे ये तो मेरे जैसा है, मेरा और उसका थोपड़ा सेम सेम है, तो मुझे तो पसंद नहीं आया। अपना थोपड़ा किसी को पसंद नहीं आता है ना। तो ये बोलेगा ये तो मेरे जैसा है, भागो। लेकिन जब इसके साथ कोई दूसरा वाला आएगा, दूसरा फेस वाला, तो बोलेगा हाँ इसका फेस तो अलग है, मजा ही आ गया, तो उसको वो अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर सेम सेम थोपड़ा होगा तो रिपल्सन होगा सर जी, और अगर अलग अलग होगा तो अट्रैक्शन होगा, है ना। ये बोलेगा इसका थोपड़ा तो मेरे जैसा है ना, टोपा जैसा थोपड़ा है, तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कुछ अलग दिखेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। अपना थोपड़ा किसी को पसंद आता है क्या, नहीं आता है सर, वही है यहाँ पर भी। तो सिमिलर चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। क्या ये हमको याद हो जाएगा, क्या हमको ये याद हो जाएगा? हाँ सर, बढ़िया तरीके से। कैसे सर, अगर सेम सेम थोपड़ा है तो रिपेल होगा। काहे, अपना थोपड़ा पसंद ही नहीं आएगा उसको, ऐसा देखेगा अरे ये तो मेरा थोपड़ा है, अच्छा ही नहीं है, तो रिपेल करेगा। लेकिन दूसरा थोपड़ा देखेगा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। सपोज मान लो मेरे पास दो चार्ज है, इधर में पॉजिटिव इधर में नेगेटिव। ठीक है सर, ठीक है। और ये लोग कितना दूरी पर है, मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है सर, और बताइए। और फिर से चार्ज है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अब है 2 सेंटीमीटर। ठीक है सर, इससे क्या हुआ, इसको बोलते हैं क्या बोले, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, ठीक है। ये सिमिलर चार्ज है, ये जितना है वो भी इतना ही है, ये जितना है वो भी उतना ही है। सॉरी ये नेगेटिव। हाँ सर, अब क्या होगा, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलो बताओ, ये दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? तुम देखोगे सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अलग अलग है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। किस टाइप का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ सर जी, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या होगा इन दोनों के बीच में, सर इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे समझ रहे हो ना भाई? हाँ सर जी। अब मैं तुमसे पूछूंगा, लॉजिक लगा के बताना कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर होगा कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर होगा। होगा तो अट्रैक्शन ही ना दोनों ही केस में। हाँ सर, यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी अट्रैक्शन, और दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। अब मुझे बताओ कहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? तुम बोलोगे सर यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा, और यहाँ पर कम होएगा सर, दूर दूर है, दूर दूर है तो अट्रैक्शन कम होगा, पास पास में होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, हाँ सर जी, समझ में आ गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिस्टेंस ज़्यादा होने पर कम, और कम डिस्टेंस होने पर ज़्यादा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। अरे यार, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। मतलब किस टाइप का रिलेशन देखने को मिलता है हमको, इनवर्स रिलेशन सर। किस टाइप का रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और यहाँ पर स्क्वायर भी लिख लेना, ये लॉजिक है, मतलब कॉन्सेप्ट है जो समझना है हमको कि
डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज, और एक बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन। क्यों? अगर ये सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा ना, तो कोई भी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। और एक बार बोल रहा हूँ, चार्ज है तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है ना भाई। हाँ सर जी। अब मैं ये तुमसे कह रहा हूँ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ठीक है सर, इसको समझो, बना लो इसको ठीक से, कॉपी में बना लो। ठीक सर, ये समझ में आ गया हमको। नहीं समझ में आया तो क्या ही करे सर, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलो, जो अभी हमने समझा उसको कोपचे में लिख लेते हैं। सर हमने क्या समझा? हमने समझा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ सर जी। दूसरा कॉन्सेप्ट समझाइए। मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दोनों का डिस्टेंस बराबर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड पावर जो है, ये पॉजिटिव का पावर ज़्यादा है और यहाँ पर भी नेगेटिव का पावर ज़्यादा है, और यहाँ पर पॉजिटिव का पावर कम, यहाँ पर नेगेटिव का पावर कम। मतलब ये वाला केस में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम है। सर मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब साइज भाई, साइज कितना ज़्यादा कितना कम। ठीक है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम है इसमें, मतलब छोटा सा चार्ज है, इतू सा। ठीक है, चलो अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि बताओ भाई कहाँ पर अट्रैक्शन या रिपल्सन ज़्यादा होगा? सर यहाँ पर तो अट्रैक्शन होगा क्योंकि अलग अलग चार्ज है, सेम चार्ज होता तो रिपल्सन होता। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चलो बताओ कहाँ पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कहाँ पर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा भाई? तुम बोलोगे सर जी इसमें चार्ज का पावर ज़्यादा है तो अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। क्या तुमको समझ में आ रहा है? तो मान लो ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2 और ये चार्ज Q1, ये चलो Q1 मत मानो क्योंकि Q1 मानने पर बराबर हो जाएगा ना सर जी। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फिर रिपल्सन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका सर? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये जितना ज़्यादा उतना फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा, ये जितना ज़्यादा उतना भी फोर्स ऑफ रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन ज़्यादा। मतलब ये जो भी हम लोग तामझाम कर रहे हैं वहाँ से हमको दो चीज़ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला सर? हमको ये सीखने को मिला, नंबर 1 कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो रिपल्सन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। और दूसरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो रिपल्सन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सर आप तो हमें कूलम्स लॉ सिखा रहे थे, ये क्या जब्बा शुरू कर दिए सर? अब तो समझ में नहीं आ रहा है। यही है कूलम्स लॉ, खत्म कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ बनाने के लिए देखो जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में हम लोग करते थे, इन दोनों को एक साथ कर दो तो क्या होएगा? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, डी स्क्वायर लिख लो अभी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, और ये K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो ये है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। क्या तुमको इतना समझ में आया? बहुत ही सिंपल है भाई, जो मैंने बताया कहानी कि चार्ज जितना पास में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा, दूर होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन कम, डिस्टेंस घटेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहाँ लिखा? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
और यहाँ पर चार्ज जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा, चार्ज जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ज़्यादा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। समझ में आ रहा है क्या? कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ सर, तो ये तो मैंने तुमको लॉजिक समझाया। अब एग्जाम में क्या लिखना है, जो समझे हो उसी को सेंटेंस बना के लिख दो, काम हो गया। तो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट the force of attraction or repulsion between the point charge is between the point charge in any medium is directly proportional। किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड indirectly proportional to directly proportional to the square of distance between the charge। समझ में आया? कुछ समझ में आया? कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द पॉइंट चार्ज इन एनी मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, दैट इज एफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर आर स्क्वायर, कुछ भी लिखो, where Q1 and Q2 are magnitude of charge and D is equal to distance between charge। बहुत सिंपल है भाई, लॉजिक से समझो तो ये यही आता है एग्जाम में, बस इतना ही तुमको जानना है। और इससे आगे जो भी मैंने अब्बा डब्बा जब्बा डब्बा किया वो सिर्फ तुमको समझाने के लिए था कि ये होता है भाई। हमने दो केस किया था ना चार्ज बना के, पहले दिखाया कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन रिपल्सन कम, डिस्टेंस पास में होगा तो मस्त अट्रैक्शन होगा। और सेकंड में हमने बात किया था कि चार्ज अगर बहुत ज़्यादा है तो मस्त अट्रैक्शन, और चार्ज एकदम लुल्लू सा है तो होगा ही नहीं ना अट्रैक्शन। तो यही है बस, एग्जाम में जो आएगा यही आएगा, स्टेट्स कूलम्स लॉ, तुमको ये लिखना है। और ये देखने में ही बड़ा लग रहा है, सिंपल है यही कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन is between the point charge is directly proportional to the magnitude of the charge and inversely indirectly proportional to लिखा है ना indirectly, हाँ indirectly proportional to the square of distance between the charge। बोलो तुमको समझ में आया? हाँ सर, गुस्सा मत कीजिए, समझ में आया है ना? क्या तुमको कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो k अपना कांस्टेंट है उसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है, इन SI यूनिट। SI यूनिट में कितना होता है? इतना। और CGS यूनिट में 1 होता है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं तुमको समझा दूंगा, ठीक है। SI यूनिट में 9 इंटू 10⁻9, SI यूनिट में 9 इंटू 10⁻9 और CGS में 1। समझ में आया? हाँ सर जी, बहुत ही मज़ा आ गया, एकदम ही मज़ा आ गया सर जी। ये याद कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। चलो थैंक यू गाइज, थैंक यू।